अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, जो कि एक आर्टिकल है जो कि अमर्त्य सेन ने लिखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सबसे पहले अमर्त्य सेन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद ये जो आर्टिकल है इसकी समरी देखेंगे, फिर इसका एनालिसिस करेंगे और इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट होने वाला है। समरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एनालिसिस है, क्योंकि ये थिंकिंग के बेस्ड है, ये कोई स्टोरी नहीं है। तो इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्टली कुछ टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अमर्त्य सेन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। Amartya Kumar Sen, 1933 to 2021, a world-renowned economist and Nobel laureate born in Shantiniketan, West Bengal. अमर्त्य कुमार सेन जो कि पैदा हुए थे 1933 में और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई 2021 में। अ वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लॉरेट, एक दुनिया का जाना माना इकोनॉमिस्ट, पूरी दुनिया उसे एज एन इकोनॉमिस्ट ही जानती है। इकोनॉमिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि महारत रखता हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एंड नोबल लॉरेट, उसने नोबल प्राइज़ भी जीता है, ठीक है। वो पैदा हुआ था शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। Rabindranath Tagore, who was close friend of Sen's, gave Amartya Sen his name, which means not from this world. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे तो वो इनकी फैमिली के साथ क्लोज फ्रेंड थे, तो उन्होंने ही सेन को, अमर्त्य सेन को ये नाम दिया है अमर्त्य सेन, जिसका ये मतलब होता है नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से नहीं। Sen from 1972 has taught and worked in the United Kingdom and United States. जो सेन थी 1972 से ही उसने पढ़ाना और काम करना शुरू कर दिया था यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में। How to Judge Globalism article written by Amartya Sen, published in 2002 in magazine American Prospect. जो हाउ टू जज ग्लोबलिज्म है, जो कि एक आर्टिकल है जो सेन ने लिखा है, जो पब्लिश हुआ था 2002 में इन द मैगजीन अमेरिकन प्रोस्पेक्ट। तो सेन का ये एक आर्टिकल है जो कि हमारे सिलेबस में भी है, हाउ टू जज ग्लोबलिज्म आर्टिकल, जो इसने लिखा था 2002 में और पब्लिश भी हुआ था वो 2002 में ही इन द मैगजीन अमेरिकन प्रोस्पेक्ट। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 1998 एंड इंडियाज़ भारत रत्ना इन 1999। तो उसे नोबल प्राइज़ भी मिला है इकोनॉमिक्स में 1998 में, और इंडिया का ये एक वाहिद शख्स है जिसे कि नोबल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक साइंसेस में। और इसे इंडिया का भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी इसे मिला है 1999 में। हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, जो ये आर्टिकल है, इसका जो टाइटल है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, उसको समझ लेते हैं। मीनिंग इसकी ये है कि हम हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, हम कैसे ग्लोबलिज्म को जज कर सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि जो ग्लोबलिज्म है, क्या वो अच्छी चीज़ है, क्या वो बुरी चीज़ है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं। हाउ टू जज तो हमें समझ में आता है, बट जो ग्लोबलिज्म वर्ड यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है, यही वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो यूज़ क्यों नहीं हुआ है। तो इसको समझने से पहले हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोबलिज्म और ग्लोबलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ग्लोबलिज्म is an ideology based on the belief that people, information, and goods should be able to cross national borders unrestricted. ग्लोबलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। वो एक आइडियोलॉजी है जो कि इस चीज़ पे यकीन रखती है कि जो लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं, इनका ट्रांसफ़र होने चाहिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र होने चाहिए, और इनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है, जो कि इस चीज़ पे यकीन रखता है कि जो लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए एक कंट्री में दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने चाहिए। वही इसके अगेंस्ट में अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस नेशंस। तो ग्लोबलाइजेशन इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ग्लोबलिज्म ये थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। और ये वो प्रोसेस है, ये वो तरीक़ेकार है जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जॉब्स हैं, वो फैल रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में उनका फैलना। तो इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी के मतलब कोई भी चीज़ अगर बन रही है किसी किसी कंट्री में, तो अगर वो दूसरी किसी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है तो वो उसे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। जो चीज़ें हैं,
सपोज़ अगर एडिडास की बात करें, अगर नाइकी की बात करें, अगर लेज़ की बात करें, तो वो हमारी कंट्री में नहीं बनते, वो किसी और कंट्री में बनते हैं। बट जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से हम अपनी कंट्री में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की कुछ भी होता है दुनिया में, जैसे हाल ही में टर्की में ज़लज़ला आया, तो उसकी जो न्यूज़ है वो हमें चंद सेकंडों में मिली कि टर्की में ऐसे ज़लज़ला आया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल है। जॉब्स के हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं कि अगर इंडिया में कोई एक इंसान है तो वो यूएस में काम कर सकता है थ्रू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, बट इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं ग्लोबलिज्म की फिर से। इट्स अ व्यू दैट कंसिडर्स ग्लोबलाइजेशन एज एंटायरली पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। जो ग्लोबलिज्म है वो ग्लोबलाइजेशन को एंटायरली पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मानता है। वो ये मानता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके बस फ़ायदे हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बट अगर प्रैक्टिकली बात करें, ग्लोबलाइजेशन जो है इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट। इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उसे यूज़ करके जो हमारी ज़िंदगी है वो ज़्यादा आसान हो रही है। कि जो हम मतलब अगर बात करें एग्रीकल्चर में, तो पहले हल चलाया जाता था, बट अभी ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को आसानी हो गई है। ये सब चीज़ें तो मतलब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। ठीक है, इनसे फ़ायदा मिल रहा है हमें, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि जो हमारा कल्चर है, आज से 10 साल पहले जो हम कपड़े पहनते थे, क्या हम उस टाइम इस टाइम पे भी क्या हम वही कपड़े पहन रहे हैं? हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे ब्लू जीन्स हो गया, जो कि वेस्ट ने हमें दिया, हम उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनके कपड़े, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। तो इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे पहले समझानी पड़ी, क्योंकि मुझे टाइटल समझाना है। इसके साथ साथ हमारी जो ग्लोबलिज्म और ग्लोबलाइजेशन है इसकी डेफिनेशंस भी हो गई। तो अभी बात करते हैं टाइटल की फिर से, हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। तो जब सेन ने वर्ड यूज़ करा है ग्लोबलिज्म, तो वो इस चीज़ पे तो क्वेश्चन करेगा ही करेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है, क्या वो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है? क्या वो मतलब ऐसी चीज़ है जो कि हमें वेस्ट से मिली है? क्या उसमें ईस्ट का कोई रोल नहीं है, जो कि बाकी कंट्रीज़ हैं वेस्ट को छोड़ के, क्या उनका कोई रोल नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनलिज्म, हमें फिर से कॉलोनाइज करने की कोशिश की जा रही है? इस चीज़ के ऊपर तो सैन क्वेश्चन करेगा ही करेगा, बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ पे भी क्वेश्चन करेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है क्या वो एंटायरली पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है भी या नहीं, क्योंकि ग्लोबलिज्म ग्लोबलाइजेशन को एंटायरली पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मानता है। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसके बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो इसके ऊपर भी सेन क्वेश्चन करेगा। तो आई होप कि जो टाइटल है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। Summary of How to Judge Globalism. Amartya Sen, author of article How to Judge Globalism, argues that globalization and westernization are different. Globalization being more beneficial compared to westernization. अमर्त्य सेन जो हैं, जो कि ऑथर हैं आर्टिकल हाउ टू जज ग्लोबलिज्म के, वो ये बताते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है और जो वेस्टर्नाइजेशन है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्लोबलाइजेशन तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जो वेस्टर्नाइजेशन है वो ये है कि जब लोग वेस्ट की जो चीज़ें हैं वो अपनाएं, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनका इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे उनका जो सोशल सिस्टम है, उन चीज़ों को अपनाना, या तो वो हम मजबूरी में अपनाते हैं या हमारे ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, तो इन चीज़ों को वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि जो वेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना, उसे वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। तो अमर्त्य सेन यही बताते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है और जो वेस्टर्नाइजेशन है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्लोबलाइजेशन से हमें ज़्यादा फ़ायदा है वेस्टर्नाइजेशन से। ठीक है, Sen 2002 explains that globalization has contributed to the progress of the world through travel, trade, migration, and spread of cultural influences, while westernization is capitalism driven by greedy countries in Europe and North America. जो सेन है 2002 के आर्टिकल में वो ये बताते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से पूरी दुनिया ने तरक्की करी है, चाहे ट्रैवल के थ्रू, चाहे ट्रेड तिजारत के थ्रू, चाहे माइग्रेशन, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसकी वजह से कल्चर जो है मतलब वो चेंज हो रहा है, या एक कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी जगह पे, तो जिसकी वजह से जो कल्चर है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये फ़ायदे हैं
ग्लोबलाइजेशन के। वाइल अगर जो वेस्टर्नाइजेशन है अगर उसकी बात करें तो वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि जब सारे जो सेक्टर हैं वो प्राइवेट लोगों के पास हो, सपोज़ हेल्थ हो गया, सपोज़ एजुकेशन हो गई, ये सब सारी जो चीज़ें हैं तो ये जब प्राइवेट लोगों के पास होगी, गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, तो ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली कैपिटलिज्म ही है जिसको कि कुछ कंट्रीज़ चलाती है, मतलब जो कि कुछ कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी है। जैसे यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हो गई या नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो अमेरिका, बेसिकली कैपिटलिज्म जो है वो अमेरिका की ही आइडियोलॉजी है जो उसने कोल्ड वॉर में स्टार्ट करी थी। Sen states that a Western concept of globalization is just an imaginative concept। जो सेन है वो ये बताते हैं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो बस एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है, वो बस एक कल्पना है, वो कभी ट्रू नहीं हो सकती। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो वेस्ट की वजह से स्टार्ट हुई है और इसमें ईस्ट का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। What makes globalization beneficial is that through the globalization process ideas and information is spread and shared rather than dominance of west। और जो ग्लोबलाइजेशन है उससे क्या फ़ायदा है कि उसमें आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, मतलब कुछ भी हो रहा है दुनिया में, कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है तो वो सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है वो शेयर हो रही है, रादर देन कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो डोमिनेंस दिखाता है वेस्ट की, वो डोमिनेंस नहीं दिखाता। ग्लोबलाइजेशन से आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, ये डोमिनेंस वेस्ट की नहीं दिखाता। बट जो वेस्ट है वो इससे अलग वे से बताता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो तो वेस्ट ने शुरू करी है, इसमें ईस्ट का कोई रोल है। अगर वेस्ट नहीं होता तो ईस्ट के जो लोग हैं वो बहुत गरीब होते या वो अनसिविलाइज्ड होते, उनमें तहजीब नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वेस्ट बताता है कि वो डोमिनेट है ईस्ट से। An example of this concept is seen in the progress of technology in which the West was not involved। तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये वेस्ट की देन नहीं है, तो इस एग्जांपल को समझने के लिए सेन जो है वो एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल को उसने बताया है जिसमें कि टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हुई थी, टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई थी, जिसमें कि वेस्ट का कोई भी रोल नहीं था। तो वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेन 2002 tells the story of how the technology of printing was a Chinese achievement, but the first printed book was an Indian Sanskrit book translated into Chinese by a half Turk। तो सेन जो है वो 2002 के आर्टिकल में ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग प्रेस की वो एक चाइनीज़ अचीवमेंट है, वो चाइना के जो लोग हैं उन्होंने करी थी, ठीक है। वो वेस्ट में उसमें वेस्ट का उसमें कोई भी रोल नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि जो सबसे पहले प्रिंट हुई थी बुक वो एक इंडियन संस्कृत बुक थी, ठीक है। जो सबसे पहले प्रिंट होने वाली बुक है वो एक इंडियन संस्कृत बुक है जिसको ट्रांसलेट किया गया था चाइनीज़ में, ठीक है। और चाइनीज़ में ट्रांसलेट किसने किया था? एक हाफ टर्क ने। हाफ टर्क जिसका कि एक पेरेंट टर्की से हो तो दूसरा पेरेंट कहीं और से भी हो सकता है। इन दिस एग्जाम्पल चाइना, टर्की एंड इंडिया आर ऑल इन्वॉल्व्ड विदाउट द हेल्प फ्रॉम द वेस्ट। ये जो एग्जाम्पल हमने समझी इसमें चाइना, टर्की और इंडिया के बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन ही चली, और इसमें वेस्ट का कोई भी रोल नहीं था, उसमें वेस्ट की कोई भी हेल्प नहीं थी। There is an assumption that globalization is a contribution of the Western civilization, but actually the spread of information has spread from the opposite direction। तो ये एक assumption है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो वेस्ट के लोग हैं उन्होंने इसे दिया है। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या वो डोमिनेट है ईस्ट से, तो ये एक एजम्पशन है बस। लेकिन अगर बात करें कि जो मतलब ग्लोबलाइजेशन पहले हुई थी वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई थी, वो पहले वेस्ट से ईस्ट नहीं आई थी बल्कि ईस्ट से वेस्ट आई थी, ठीक है। तो ईस्ट के लोग उस टाइम पे ज़्यादा मतलब उनके पास ज़्यादा नॉलेज थी, उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, तो उस टाइम पे जो के फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला था। दिस आर्टिकल वॉज रिटन टू एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन एंड वाई इट डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेंस। तो ये जो आर्टिकल है अमर्त्य सेन का, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, मतलब वो जो वेस्ट उसे बताता है, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो उससे क्यों अलग है, ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन इट्स
वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके बोथ इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। एंड वाई डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेंस, जो वेस्ट की डोमिनेंस है, जो वेस्टर्नाइजेशन है, उससे कैसे डिफर करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सेन ने ये आर्टिकल दिया था। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ग्लोबल वेस्टर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन इन इस 2002 आर्टिकल हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबल वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, तो वो उससे अलग है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन इन इस 2002 आर्टिकल हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, फॉर सेन ग्लोबलाइजेशन इज नीदर न्यू नॉर एंटायरली वेस्टर्न नॉर एकर्स। तो जो ग्लोबलाइजेशन है मतलब सेन के अकॉर्डिंग जो ग्लोबलाइजेशन है वो ना तो नई है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है, नॉर एंटायरली वेस्टर्न, और वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब वेस्ट की देन नहीं है, नॉर एकर्स, और कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। बट इट्स बेनिफिट्स आर नॉट शेयर्ड फेयरली, लेकिन जो इसके फ़ायदे हैं वो सबको नहीं मिल रहे हैं और इक्वली नहीं मिल रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, दैट्स द प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड। एज impressive as are today's internet and modern biotechnology, science, technology and mathematics have been global phenomena for centuries। तो सेन जो हैं वो ये बताते हैं कि जो आज का जो इंटरनेट है जो कि अरूज पे है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है। तो ये आज की बात नहीं है खाली, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, इट्स देयर फॉर सेंचुरीज, तो बहुत पहले से ये चल के आ रहा है। तो क्योंकि इसकी बेस स्ट्रॉन्ग बनी थी तो तभी जो स्ट्रक्चर है वो भी आज स्ट्रॉन्ग है, तभी ये आज इतना अरूज पे है, साइंस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, तो वो इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि इसकी बेस स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। थैंक्स टू इंडिया द डेसिमल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बिटवीन द सेकेंड एंड सिक्स्थ सेंचुरीज। तो इंडिया का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने डेसिमल जो सिस्टम है वो डेवलप करा सेकेंड और सिक्स सेंचुरी के बीच में। डेसिमल सिस्टम जो पॉइंट वाला सिस्टम है, तो उसको डेवलप करा सेकेंड और सिक्स्थ सेंचुरीज के बीच में। इट वॉज पिकड अप बाय अरब मैथमेटिशियंस एंड देन रीच्ड यूरोप इन द 10th century where it played an important role in the scientific revolution that transformed Europe। तो ये जो मतलब डेसिमल सिस्टम है ये फिर जो अरब मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने इसे पिक किया, उन्होंने अपने यूज़ में इसे लाया, और फिर वो सेंट्रल एशिया के थ्रू यूरोप में चले गए 10th सेंचुरी के बीच में। फिर वो मतलब ये जो मैथमेटिक्स था ये पूरा यूरोप में चला गया, जिसकी वजह से जो आज का हम यूरोप देख रहे हैं जो कि इतना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, मतलब हर किसी चीज़ में इतना एडवांस है, तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि जो फ्लो था वो अपोजिट डायरेक्शन में चला था, वो ईस्ट में चला था, जिसकी वजह से मतलब इनके पास ऐसी चीज़ें आ गई, ये डेसिमल सिस्टम आ गया, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह। तो ये बिल्कुल पहले अपोजिट में चला था और इसी की बेस बनाई यूरोप ने। फिर यूरोप में मतलब इसके बाद और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई और ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने तरक्की की, तो जिसकी वजह से आज का हम यूरोप जो कि पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से। अराउंड द सेम टाइम 1000 years ago, high-tech items like paper, the printing press, the crossbow, gunpowder, the iron chain suspension bridge, the kite, the magnetic compass, the wheelbarrow, and the rotatory fan all globalized their way across the world from China through to Western Europe। तो इसी टाइम पे लगभग 1000 साल पहले हाईटेक आइटम्स लाइक पेपर, इन सब चीज़ों की इन्वेंशन हुई थी। पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, क्रॉसबो, आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो ये क्रॉसबो है। गन पाउडर जो कि एक्सप्लोसिव में एज एन एक्सप्लोसिव यूज़ होता है। द आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज, आप इसकी इमेज देख सकते हो। द काइट, पतंग, मैग्नेटिक कंपास वो तो पता ही है। व्हील बैरो, व्हील बैरो की इमेज यहाँ पे है। एंड द रोटेटरी फैन और फैन ऑल ग्लोबलाइज्ड देयर वे अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम चाइना थ्रू टू वेस्टर्न यूरोप। ये जो सारी चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें चाइना में इन्वेंट हुई थी, और चाइना में इन्वेंट होने के बाद ये सब चीज़ें वेस्टर्न यूरोप में चली गई। कैसे? सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट जो है वो चाइना को कनेक्ट करता था फिर यूरोप के साथ, तो उसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूरोप में चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो फ्लो था वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ था, मतलब पहले अभी की बात करें अभी तो मतलब बोथ वेज भी कह सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या हो रहा था, सबसे पहले ईस्ट की जो चीज़ें हैं वो वेस्ट में जा रही थी, फिर वेस्ट की चीज़ें ईस्ट पे आई, ठीक है। सो द ग्लोबलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एज ओल्ड एज द हिल्स एंड द वेस्ट शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस एज मच एज द ईस्ट शुड बी प्राउड।
ग्लोबलाइजेशन जो हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये इतनी पुरानी है जितने की हिल्स है। इसका मतलब यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत पुराना है, वो कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड द वेस्ट शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। और ये जो वेस्ट के लोग हैं इनको इस चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए, और जो ईस्ट के लोग हैं उन्हें अपने आप पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमने ये चीज़ें इनको दी थी या हमारी वजह से इनके पास ये चीज़ें आई। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज। जो ग्लोबलाइजेशन है ये ग्लोबल हेरिटेज का प्रोडक्ट है। ग्लोबल हेरिटेज का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें एंसेस्टर्स से मिली हो, जो कि हमें पूर्वजों से मिली हो, तो वैसी चीज़ होती है हेरिटेज। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये पूरी दुनिया में मतलब किसी कम्युनिटी ने नहीं दी थी, बल्कि ये पूरी दुनिया ने मतलब दिया था। ठीक है, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, फिर वहाँ से वापस आ गई, तो पूरी दुनिया जो है उसका पूरी दुनिया में इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पूरी दुनिया ने कंट्रीब्यूट करा है इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। तो हम ये नहीं कह सकते कि बस जो वेस्ट है ये बस उनका प्रोडक्ट है, नहीं, ये पूरी दुनिया का है। ठीक है। Sure, Western history is unique with the Renaissance, the Enlightenment, the Industrial Revolution and the development of the New World. हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं करते कि जो वेस्टर्न हिस्ट्री है ये बहुत यूनिक है, बाकियों से अलग है या रिच है विद दिस फीचर्स लाइक रेनेसेंस हो गया, एनलाइटमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, या न्यू वर्ल्ड का डेवलप होना हो गया। रेनेसेंस की अगर बात करें तो रेनेसेंस का जो वर्ड मीनिंग है ये बेसिकली निकला है एक फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब है रीबर्थ और रिवाइवल। तो इसका टाइम पीरियड जो था वो था 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक। तो इससे पहले क्या हो रहा था कि जो वॉर्स वगैरह हो रहे थे, जो लड़ाइयाँ हो रही थी, लोगों का कत्लेआम हो रहा था, तो जो लोग हैं इनका चर्च पर से जो भरोसा है वो हट गया था। ठीक है, तो अब ये चर्च पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे। तो इस टाइम पे फिर क्या हुआ कि जो पुरानी जो चीज़ें थी, जैसे जो ग्रीक्स ने लिखी थी, जो रोमन्स ने लिखी थी, उन सब चीज़ों को कंपाइल किया गया। वो जो चीज़ें हैं वो आम लोगों के पास मतलब आम लोगों के पास वो मैसर थी, उन सब चीज़ों को आम कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया रेनेसेंस। अब एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का जो दूसरा वर्ड है, मतलब इसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। ठीक है, 17 सेंचुरी से चला था लगभग 1850s तक। तो ये एनलाइटमेंट है, इसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे लोग जो थे वो लॉजिकल बन रहे थे, और वो हर किसी चीज़ में रीज़न ढूंढते थे, कोई भी चीज़ एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो वो हो गया एनलाइटमेंट। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1850s से चला था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो ट्रांजिशन हुआ था कि जो चीज़ें हाथों से बन रही थी वही सेम चीज़ें जो है वो मशीनों से बन रही थी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड जो है वो जो नॉर्थ अमेरिका एंड जो साउथ अमेरिका है, तो इसे टुगेदर न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, इसकी डेवलपमेंट हो गई। तो इस चीज़ की वजह से जो वेस्टर्न हिस्ट्री है तो वो बहुत यूनिक है, हम इस चीज़ को मतलब मानते हैं। But there is a chain of intellectual relations that link Western mathematics and science to non-Western professionals, like the 9th century Arab mathematician Muhammad ibn मूसा अल खरवाज़मी। बट अगर बात करें उससे पहले की वेस्टर्न मैथमेटिक्स और साइंस जो हैं, मतलब जो अवेलेबल हैं, जो आज हमारे पास हैं, तो इससे पहले नॉन वेस्टर्न प्रोफेशनल्स भी थे। ठीक है, जिनका वेस्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे 9th सेंचुरी जो अरब मैथमेटिशियन थे मोहम्मद इब्न मूसा अल खरवाज़मी, तो उसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं सेन यहाँ पे। The term algebra is derived from the title of his famous book Al-Jabr wa Al-Muqabil। जो टर्म अलजबरा है वो मोहम्मद इब्न मूसा अल खरवाज़मी की फेमस बुक है अल-जबर व अल-मुकाबिल। तो उसके जो टाइटल है उससे ये टर्म अलजबरा उसको डिराइव किया गया है। एंड देन देयर आर ग्लोबलाइज्ड इवेंट्स विच डिड नॉट इवन टच द वेस्ट। और भी काफ़ी सारे ग्लोबलाइज्ड इवेंट्स हैं जिसमें कि मतलब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था और उसमें वेस्ट का कोई भी रोल नहीं है। टेक द प्रिंटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक डायमंड स्टार्टेड टेक्नोलॉजी वॉज चाइनीज़। तो इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो वैसे जो बुक का नाम था वो डायमंड सूत्रा है, जो कि फर्स्ट संस्कृत बुक थी जिसको ट्रांसलेट किया गया था चाइनीज़ में। और चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया किसने था? बाय हार्टर्ग, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुई थी, जिसमें वेस्ट का कोई भी रोल नहीं था। और ग्लोबलाइजेशन किसके बीच में हुई थी? चाइना, इंडिया और टर्की के बीच में। सो रेजिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस दैट इट्स वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट ओनली शॉर्ट साइटेड, इट्स स्टूपिड।
तो जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि ये वेस्ट की है, मतलब वेस्ट की देन है, इसमें खाली वेस्ट का रोल है, तो ये कहना ये खाली तंग नज़रिया नहीं है, बट ये बेवकूफ़ाना नज़रिया है, ठीक है। तो और ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट इज़ ड्यू इन गुड पार्ट टू इट्स ओपननेस टू द वेस्ट, टू द ईस्ट। तो जो आज वेस्ट जो है इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है वेस्ट में, तो इसका रीज़न यही है कि जो ईस्ट था, ईस्ट से इन्होंने चीज़ें ली है। ईस्ट के लोग इनसे बहुत ज़्यादा ओपन थे, इनसे मतलब हर कोई चीज़ ट्रेड करते थे। बाकी जो सारी चीज़ें थी जो ईस्ट के पास थी वो इनके पास आ गई, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो आज इतना मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। इतनी जो इसमें डेवलपमेंट हो रही है बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही है, ड्यू टू द ओपननेस टू द वेस्ट। Globalization has been a blessing, not a curse, to all countries which have embraced it. जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ये उन कंट्रीज़ के लिए बरकत बनी है, जो भी कंट्रीज़ जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इट्स ईजी टू forget दैट द वेस्ट was mired in poverty until the industrial revolution of the 18th century। ये चीज़ हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि जो पूरा जो वेस्ट था तो ये पोवर्टी में था, ये बहुत गरीब था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। जो आज का अमेरिका है, मतलब जो इतना आज अमीर है, उसकी तो एग्जिस्टेंस भी नहीं हुई थी 15th सेंचुरी से पहले। एंड मोर रिसेंटली इन ईस्ट एशिया रिमार्केबल रिडक्शंस इन poverty have been achieved by countries which have opened up to global markets and knowledge। तो हाल ही की बात करें तो जो ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है तो उसे ओपन किया है, तो जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले तो चाइना की एग्जांपल है, इंडिया की भी एग्जांपल है, बांग्लादेश की एग्जांपल है। तो इन्होंने जो अपनी इकोनॉमी है उसे ओपन करा इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन कंट्रीज़ में जो पोवर्टी है वो बहुत हद तक कम हो रही है। श्योर मोस्ट ऑफ द पुअर आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। जो गरीब लोग हैं उनको तो कुछ ना कुछ ग्लोबलाइजेशन से मिल रहा है, लाइक मूविंग फ्रॉम एन इनकम ऑफ $1 अ डे टू $2 अ डे। ठीक है, मतलब इतनी इनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि अगर ये एक दिन का $1 कमाते थे तो अब ये $2 कमा रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हाउएवर इन द फेस ऑफ सच horrifying poverty, can we say that there is a fair distribution of the benefits of globalization? बट जो इतनी ज़्यादा गरीबी है तो हम क्या उसमें कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के जो फ़ायदे हैं क्या वो हर किसी के पास पहुंच रहे हैं, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं? तो इसका ये सेन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी हमें इक़दामात उठाने पड़ेंगे कि, और ना ही खाली कौमी लेवल पे बट जो बैनुल अक़वामी सतह पे भी हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी चेंज लानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो आम लोगों तक पहुँचे। जो ऐसा ना हो कि जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाए, जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाए, जैसे कि अभी हो ही रहा है। Internationally, we need fair trade, medical initiatives, educational exchange, technological dissemination, other issues including improving access to life-saving drugs for diseases like AIDS, and the global trade in arms and weapons which feed local wars and military conflicts। तो बैन अवी सतह पे हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेड है वो फेयर ट्रेड होना चाहिए। फेयर ट्रेड इन द सेंस कि अगर कोई भी कंट्री है खाली इंपोर्ट कर रही है तो उसकी वजह से उसको ये नुकसान होंगे कि उसके फॉरेक्स रिजर्व जाएंगे, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गरीब होगी। फॉरेक्स रिजर्व इन द सेंस कि जो उस कंट्री का गोल्ड होगा या बाकी रिसोर्सेज होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो खुद की उनकी करेंसी होगी उसमें तो वो ट्रेड नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से एक कंट्री और ज़्यादा गरीब हो जाएगी। तो अब करना क्या है कि अगर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो चीज़ें एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा तो एक्सपोर्ट ही करना चाहिए। मेडिकल इनिशिएटिव्स मतलब जो वैक्सीन्स वगैरह हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल पर्पसेस के लिए सही हो, तो उन चीज़ों का ज़्यादा ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल एक्सचेंज, तो एजुकेशनल एक्सचेंज होने चाहिए, चाहे वो मतलब टीचर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र होने चाहिए, या जो पॉलिसीज़ हैं मतलब गुड एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं तो इनको एक्सचेंज करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डिसमिनेशन, जैसे कि नई नई कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसका फ़्लो होना चाहिए। अदर इश्यूज़ और जो बाकी जो इश्यूज़ है, सपोज़ जो एड्स जो एड्स बीमारी, इसके लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं तो इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। इसके लिए मतलब ये हर किसी इंसान के पास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कुछ लोगों के ये पास हो, ठीक है।
और जो मतलब ट्रेड हो रहा है, जो वेपन्स का ट्रेड हो रहा है, जो आर्म्स का ट्रेड हो रहा है, तो इसके ऊपर रोक होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर आपस में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। The permanent members of the UN Security Council, whose job is to ensure world peace, are responsible for 80% of world's arms exports. जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जैसे यूएसए हैं, यूके हैं, फ्रांस हैं, रशिया है और चाइना है। ये जो 5 मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो जिनका कि ये मकसद है कि ये पूरी दुनिया में अमन कायम करे। बट यही लोग ऐसे हैं, यही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि दुनिया में 80% आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बाकी जो ममालिक हैं उनको आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं, 80% यही करती हैं। Moreover, governments are doing very little to address inequality, and society's elites seem not to care, even though it is in their interests to tackle inequality if only for social stability. और ये तो इससे पहले हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बैन अवी सतह पे है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। अब अगर बात करें जो नेशनल लेवल है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जो इनक्वालिटी है लोगों के बीच में, जो इनक्वालिटी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये ख़त्म कौन कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट पावर में होगी, तो ये उनका काम है। बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करते, बस उनके जेब जो हैं वो बस भरे होने चाहिए, वो बस अपना सोचते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा ख़राब होती है। देयर आर अदर रीजन्स टू बी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है उससे हम निराश होते हैं, या उसकी मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से उसे मैनेज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन देखते हैं। The global environment is not being well managed, and very little progress is being made in addressing climate change, the world's biggest market failure. जो दुनिया का जो एनवायरनमेंट है उसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। अ, और ये मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कंट्री के ऊपर जो बॉर्डर है वो टाइट कर सकते हो, ताकि जो दूसरी कंट्री है वो आपके ऊपर अटैक ना करे। बट अगर एक जगह पे मतलब एनवायरनमेंट में कोई ख़राबी होती है, सपोज़ एयर पोल्यूट होता है, तो वो उसके लिए आप कौन सा बॉर्डर रखोगे, वो तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, अगर मतलब उसका एक रीज़न है, मतलब एक कंट्री अगर उसका रीज़न है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा है कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है उसका एवरेज में राइज हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। Global economic crime is also growing dramatically, again with insufficient action to tackle human trafficking, money laundering, illicit trade and so on. जो दुनिया में जो क्राइम हो रही है, जो कि ग्लोबल लेवल पे हो रही है, तो उस चीज़ को भी टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मतलब जो लोग हैं उनका ट्रेड हो रहा है, चाहे वो लेबर्स के लिए या जो सेक्स वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि मतलब जो काला पैसा है उसको सफ़ेद किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इलिसिट ट्रेड, जो कि इलीगल वेज़ में जो ट्रेड है उससे पैसा कमाया जा रहा है, एंड सो ऑन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ नॉट बीन matched by strengthening of इंटरनेशनल और नेशनल गवर्नेंस और द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल इश्यूज। तो जितनी तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से ही हमें जो इकदाम हैं वो उठाने पड़ेंगे, इसके हिसाब से ही इसके ऊपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि इस चीज़ को एड्रेस कर सके और जो इसमें बुरी चीज़ें हैं उनको टैकल करे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को टैकल नहीं करेंगे, तो जो पूरी दुनिया का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो एक तो एनवायरनमेंट हो गया कि मतलब जो कि आपको पता है, दूसरा एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जो पूरी दुनिया है उसका जो माहौल है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे आर्म्स रेस में, तो आर्म्स ट्रेड वो ज़्यादा हो जाएगा, या ऊपर के जो रीजंस आपने देखे, ऊपर के जो कॉजेज़, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम अभी इन चीज़ों के ऊपर एड्रेस नहीं करेंगे। वी आर बिगिनिंग टू पे अ हाई प्राइस फॉर दिस नाउ। और इसकी वजह से हमें अभी जो है बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है, एंड दिस प्राइस विल ओनली ग्रो
इफ़ वी कंटिन्यू अलॉन्ग द प्रेजेंट पाथ। तो अगर इस चीज़ को हम इस चीज़ का सलूशन बिल्कुल भी हम अभी नहीं निकाले, इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर व फिक्र ना करें, तो इसकी वजह से हमें और ज़्यादा हैवी प्राइस उठाना पड़ सकता है। जैसे कि और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, टेररिज्म का इशू है, तो जो कि ऑलरेडी सबसे बड़ा इशू है, तो उसको भी टैकल करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही जो एनालिसिस हो गया इस हाउ टू जज ग्लोबलिज्म का, तो वो हमारा कंप्लीट होता है। तो कुछ टर्म्स अभी इसके बाद देख लेते हैं। जैसे कि पहली टर्म प्रो वेस्टर्न शोविनिज्म, इसका क्या मतलब है? प्रो वेस्टर्न शोविनिज्म मीन्स द एग्जैक्टरेटेड patriotism of some writers who exaggerate the civilization of the West in order to show that their race and civilization is superior to the East. तो प्रो वेस्टर्न शोविनिज्म का मतलब क्या है कि एग्जैजरेटेड जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो इसको बढ़ा चढ़ा के बोलना कि ये तो ज़्यादा ख़राब है, या अगर कोई चीज़ अच्छी है तो बढ़ा चढ़ा के बोलना ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पेट्रियाटिज़म तो पता ही है कि जो हुबल वतनी एक इंसान का अपनी कंट्री के लिए जो मोहब्बत होती है या अपने कौम के लिए जो मोहब्बत होती है उसे पेट्रियाटिज़म कहते हैं। तो प्रो वेस्टर्न शोविनिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि जो पेट्रियाटिज़म है उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा कुछ राइटर्स का मानना है जो कि ये बताते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वेस्ट की, जो वेस्ट की तहजीब है, जो उनका कल्चर है, जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल लाइफ है, वो ज़्यादा सुपीरियर है, वो ज़्यादा आला है ईस्ट के में। जो सिविलाइजेशन है ईस्ट में, जो सोशल है, जो मतलब जो लोग हैं, जो क्या बोलते हैं इसे, जो कल्चर है, तो वो इन्फीरियर हैं। और जो हमारा है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिज्म वगैरह हो गया, तो ये ज़्यादा सुपीरियर है ईस्ट से। ये तो हो गया प्रो वेस्टर्न शोविनिज्म। इसके एंटी वेस्टर्न रियोटोरिक means to use the influential speeches of the Western writers to show that globalization is new means of colonialism. They insist that this is the new kind of imperialism. Anti-Western rhetoric इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का ऐसी स्पीचेस देना जो कि ये दिखाना चाहते हो कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट्स द न्यू मीन्स ऑफ कॉलोनलिज्म। उनका ये बताना है कि इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इससे पहले क्या होता था कि जो मतलब 1950 से पहले क्या होता था कि एक कंट्री जो थी, सपोज़ यूरोपियन कंट्रीज़, वो डायरेक्टली किसी दूसरी कंट्री में जाती थी और फिर उनको अपनी कॉलोनीज़ बनाती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें न्यू वे में अभी कॉलोनाइज किया जा रहा है। तो ये बेसिकली एंटी वेस्टर्न रेटोरिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।